हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रैखिक सहसंबंध। ओके, तो दोस्तों 11th के अंदर ऐसा कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं हुआ है, तो इसका जो कोई बेसिक जो है वो आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो शब्द हैं सहसंबंध और सहसंबंधांक, इसके प्रकार, ये सारी चीज़ों को आज के दिन हम पहले इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सहसंबंध है इसका अर्थ क्या है। ओके, तो मान लीजिए कि किसी जगह का तापमान, ओके, टेम्परेचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ओके, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कभी 18 डिग्री रह रहा है, कभी 20 डिग्री रह रहा है। ओके, अलग अलग समय पर ये जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। और इस टेम्परेचर की चेंज की वजह से वहाँ पर स्वेटर की जो बिक्री है वो हो रही है। ओके, कभी जब 5 डिग्री का तापमान होता है तो स्वेटर, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा बिकेंगे। जब टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुँच जाता है तो स्वेटर का जो हमारे पास बिक्री है वो घट जाती है। इसका अर्थ ये है, यहाँ से हम इस सहसंबंध को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ का मतलब ये है कि तापमान, ये जो हमारे पास एक टेम्परेचर था जिसे हम तापमान कह रहे हैं, ये तापमान और स्वेटर की बिक्री, ओके, तापमान और ये जो स्वेटर की बिक्री हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ओके, ये दो चल हैं। मान लीजिए मैं तापमान को x मान लूँ और ये जो बिक्री है स्वेटर्स की, इनको अगर मैं y मान लूँ, तो x की कीमतों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवर्तन आता है, यानी तापमान में प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो भी चेंज आता है, उसकी वजह से स्वेटर की बिक्री के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। ओके, इसी को हमने नाम दिया हुआ है सहसंबंध। ओके, तो अगर मैं इसको टेक्निकली परिभाषित करूं तो इसका मतलब ये है, यदि दो चलों की कीमतों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक साथ परिवर्तन होता हो तो इन दोनों के बीच में सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। ओके, अब ये जो सहसंबंध है इसका एक विशेष प्रकार हमें यहाँ पर पढ़ना है। बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन इसका एक स्पेशल टाइप हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं रैखिक सहसंबंध। ओके, अब ये रैखिक सहसंबंध का क्या मतलब है? ओके, तो रेखा जो है, आप जानते हैं कि अगर मैं कोई भी आलेख बनाऊं तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर मैं एक रेखा ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये रेखा मान लीजिए ऐसी हमने ड्रॉ की हुई है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई बट डोंट वरी, हम मिटा देते हैं थोड़ा बहुत इसको। ओके, तो ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा की अगर हम बात करें तो इस रेखा के अंदर, ओ मिट गया, तो ये हमारे पास वो आलेख है। ओके, अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास रेखा हमने बनाई हुई है, जो एक सीधी लाइन दिख रही है आपको, अगर दो चल, यानी कि ये मान लो हमारा वो तापमान वाला फैक्टर था x और ये बिक्री थी y, ओके, तो x और y में समान रूप से परिवर्तन होता हो, यानी मान लो कि x का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे शुरुआत में, वो तापमान जब 5 था तो मान लो 20 जितने कोट बिक गए थे, गर्म कोट। ओके, जब तापमान 10 हो गया तो ये जो हमारे पास है ये कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। ओके, कम होकर के लेट से हो गए 15। ओके, फिर जब ये 15 हो गया तो उस टाइम पर ये कम होके 10 हो गए। ओके, यानी कि इनके बीच में जो परिवर्तन आ रहा है वो एक पैटर्न के अंदर आ रहा है। ओके, और ये पैटर्न अगर इसको हम आलेख के ऊपर दर्शाएं और आलेख के ऊपर दर्शाने पे एक सीधी रेखा बन जाए तो इस टाइप के सहसंबंध को हम एक स्पेशल नाम देंगे और उस सहसंबंध का नाम है रैखिक सहसंबंध। ओके, यानी कि x और y जो दो हमारे पास चल हैं, ओके, ये हमारे पास चल x और ये है चल y, अगर इन दोनों को मैंने एक आलेख के ऊपर दर्शाया और आलेख के ऊपर दर्शाने पर अगर वो एक सीधी रेखा बनाता है तो सीधी रेखा का मतलब, सीधी सी बात ये हो गई कि इन दोनों के बीच में जो सहसंबंध होगा वो कैसा है? रैखिक सहसंबंध होगा। ओके, तो ये है हमारे पास रैखिक सहसंबंध की बात। अब अगर हम प्रकार की बात करें तो सहसंबंध के बेसिकली दो प्रकार हैं, एक है धन सहसंबंध और दूसरा है ऋण सहसंबंध। क्या मतलब है धन सहसंबंध का और क्या मतलब है ऋण सहसंबंध का? तो इसका मतलब अगर हम समझें तो देखिए, धन सहसंबंध क्या है। ओके, मान लो एक हमारे पास कोई वस्तु है, ओके, जिसको हम बेच रहे हैं। अगर हम एक वस्तु को बेचते हैं तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओके, एक वस्तु हमने बेची तो 5 रुपए का प्रॉफिट। तो दो दो वस्तु अगर बेच देंगे तो कितनी प्रॉफिट हो जाएगा? 10 रुपए का। ओके, तीन अगर बेच दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 15 रुपए का। यानी कि
जितनी ज़्यादा वस्तुएं आप बेचोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा वस्तुएं आप बेच डालोगे। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास दो चल हैं, वस्तु की बिक्री, ये जो है हमारे पास वस्तुओं की बिक्री है। ओके, और ये है उससे होने वाला फ़ायदा। ओके, तो उससे होने वाला प्रॉफिट हमारे पास ये है, प्रॉफिट ये है, और सामने जो वस्तु है वो हमारे पास उसकी बिक्रियों की संख्या हमने यहाँ पर ली हुई है। तो दो चल हो गए, एक हो गया हमारा चल x जिसको हम बोल रहे हैं बिक्री। ओके, और ये हो गया y जिसको हम बता रहे हैं कि इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये जो x और y है हमारे पास, जितना ज़्यादा x होगा y उतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर x की कीमत बढ़ रही है तो y की कीमतों में भी वृद्धि होगी। ओके, यानी कि इन दोनों में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो एक दिशा में हो रहे हैं, समान दिशा में हो रहे हैं। ओके, इन दोनों चलों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन समान दिशा में हो रहे हैं, और अगर ये परिवर्तन समान दिशा में हो रहे हैं तो उसे, इस प्रकार के सह संबंध को हम एक नाम देंगे जिसका नाम है धन सहसंबंध। ओके, तो धन सहसंबंध बेसिकली क्या है हमारे पास? धन सहसंबंध एक ऐसा सहसंबंध है जिसमें दो चलों की कीमतों में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। अगर इसी को मैं एक और एग्जांपल से, इसी एग्जांपल को एक और तरीके से दूं, तो मान लो कभी एक समय पर आपने 10 वस्तुएं बेची थी तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ओके, 10 वस्तुएं बेची थी तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मान लो किसी दिन आपकी जो बिक्री हुई वो मात्र दो वस्तुओं की हुई, तो दो वस्तुओं की अगर बिक्री हुई तो उस दिन का जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा? 10 रुपए का हो जाएगा। यानी कि जब वस्तुओं की बिक्री कम हो गई तो सामने जो आपके पास फायदा हो रहा था वो भी घट गया। यानी दोनों ही चल, यानी कि x जो चल था और ये जो y चल था, इन दोनों में जो परिवर्तन आए वो समान दिशा में रहे, और क्योंकि परिवर्तन समान दिशा में रहे इसीलिए इस प्रकार के सहसंबंध को हम नाम दे रहे हैं धन सहसंबंध। ओके, तो अब ऋण सहसंबंध का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऋण सहसंबंध के अंदर x और y जो हमारे पास दो चल हैं, इन चलों में समान दिशा में परिवर्तन नहीं होंगे। अगर x बढ़ेगा तो y घट जाएगा, यानी इन दोनों में होने वाले परिवर्तन विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम एक नए एग्जाम्पल से देखें तो मान लो किसी वस्तु का भाव है। ओके, उसका भाव है। ओके, और उसकी मांग है। ओके, जैसे जैसे वस्तु की मांग घटती जाएगी, ओके, जैसे जैसे वस्तु की जो मांग है वो घटती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु का जो भाव है